नमस्कार। साल 1993 में मुंबई सिलसिलेवार बम धमाकों से दहल उठा था। इसमें 257 लोगों ने अपनी जान गंवा दी थी और हजारों लोग जख्मी हुए थे और करोड़ों रुपए की संपत्ति का नुकसान हुआ था। दोषी ठहराए गए थे ताहिर मर्चेंट और फिरोज अब्दुल राशिद खान, जिन्हें फांसी की सजा सुनाई गई, जबकि रियाज सिद्दीकी को 10 साल की सजा हुई थी। इसके अलावा अब्बू सलेम और करीमुल्लाह को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। आपको बता दें कि 12 मार्च 1993 को देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में सीरियल बम ब्लास्ट हुए थे, जिसमें 257 लोग मारे गए थे और तकरीबन हजारों लोग घायल हुए थे। इन बम धमाकों में सिर्फ मुंबई ही नहीं बल्कि पूरा देश दहल गया था। पुलिस और सीबीआई के मुताबिक ये षड्यंत्र अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम, टाइगर मेमन, मोहम्मद दोसा और उनके साथियों ने मिलकर रचा था। 1993 में पुलिस ने कोर्ट में 10,000 पन्नों का आरोप पत्र दाखिल किया था, जिसमें 189 लोगों को अभियुक्त बनाया गया था। इसमें दाऊद इब्राहिम, टाइगर मेमन, संजय दत्त जैसे प्रमुख नाम शामिल थे। 189 में से 123 पर मुकदमा चला और सितंबर 2006 में 100 लोगों को सजा सुनाई गई और 23 को बरी कर दिया गया था। इस मामले में 27 अभियुक्त फरार थे। बीबीसी कोर्ट ने इस मामले में 6 लोग ताहिर मर्चेंट, फिरोज अब्दुल राशिद खान, करीमुल्लाह, अबू सलेम, रियाज सिद्दीकी और मुस्तफा दोसा को दोषी करार दिया था। आप जान लीजिए यूपी का ये अपराधी कौन है, कहां का है और क्या रहा है पारिवारिक पृष्ठभूमि, कैसे अपराध की दुनिया में यह पहुंचा था, जिसका नाम अब्बू सलेम था। अपने उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले से निकलकर अंडरवर्ल्ड से संपर्क वाले सलेम के नाम के साथ कई बार अंडरवर्ल्ड डॉन का तमगा लगाया जाता है। हालांकि सलेम के सफर पर एक रिपोर्ट में लिखा गया है कि अब्बू सलेम के करीबी निगाह रखने वाले लोगों का दावा है कि वो कभी भी अंडरवर्ल्ड डॉन नहीं थे, बल्कि 1993 में धमाके के पहले वो दाऊद इब्राहिम के भाई अनीस इब्राहिम के ड्राइवर और डिलीवरी मैन के तौर पर काम करते थे। सलेम पर किताब लिखने वाले वरिष्ठ पत्रकार हुसैनी जैदी का दावा है कि सलेम पर जेल में रहने के दौरान जो हमले हुए उसकी अहम वजह यही है कि बाकी गैंगस्टर के बीच उन्हें डॉन जैसा रुतबा हासिल नहीं। सलेम का शुरुआती जीवन अभावों के बीच गुजरा। जानकारों के मुताबिक अब्बू सलेम का परिवार उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले में शराय मीर का है। उनके पिता अब्दुल कयूब अंसारी पेशे से एक वकील थे। उनके 4 बेटे और 3 बेटियां थी। उनकी मौत के बाद परिवार का बेहद गरीबी के दिन देखने पड़े। ऐसे में उनकी मां ने छोटा मोटा काम कर परिवार को पाला। अब्दुल कयूम अंसारी शराय मीर से नजदीक कोर्ट में मुकदमों के लिए जाया करते थे। एक बार वो अपनी राजदूत मोटरसाइकिल से जाते वक्त दुर्घटनाग्रस्त हो गए और मौके पर ही उनकी मौत हो गई। अब्बू सलेम को उनके चाचा ने पाल पोस कर बड़ा किया। अब्बू सलेम की मां कम पढ़ी लिखी थी लेकिन बहुत ही नेक दिल महिला थी। वकील साहब की मौत के बाद उनकी बीबी ने ही पूरे घर को संभाला था और चलाया भी था। सालों तक बीड़ी बनाकर खर्च चलाने वाली उस मां ने अपनी आखिरी सांस तक अब्बू सलेम को मुंबई अंडरवर्ल्ड से जुड़ने और 1993 के सीरियल बम धमाके में कथित तौर में शामिल होने के लिए माफ नहीं किया। सैनी जैदी बताते हैं कि बड़ा होने के बाद अब्बू सलेम काम की तलाश में दिल्ली आ गया, जहां उन्होंने कुछ वक्त बाइक रिपेयरिंग का काम किया, लेकिन वहां कुछ बात नहीं बनी तो 20-22 साल की उम्र में बंबई चला गया। जैदी के मुताबिक उस समय 1990 के दौर में बंबई के जागेश्वरी में अरासा शॉपिंग सेंटर, जो एक छोटा सा मॉल था, वहां एक दुकान थी। वहां स्टॉल पर बैठकर अब्बू सलेम फैशन का सामान, बेल्ट और इस तरह की अन्य चीजें बेचता था। 1980-1990 का माहौल ऐसा था कि हर कोई भाई बनना चाहता था। कईयों के लिए दाऊद इब्राहिम रोल मॉडल बन चुका था और वो इनकी तरह बनना चाहते थे। माल में भी उस तरह के लोग आते थे जो अपनी भाईगिरी दिखाते थे और अब्बू सलेम उनसे काफी प्रभावित हो गए थे। 22-23 की कमीशीन उम्र के अब्बू सलेम की आंखों में भी सपने पलने लगे थे, वो भाईगिरी करने और उनसे खौफजदा। ये 1989 और 90 के दौर की बात है। उस वक्त अगर कोई खुलेआम जाकर कहे कि दाऊद का आदमी है तो उसे बुरी बात नहीं समझा जाता था। लोगों में उस नाम का डर होता था कि दिन के समय में अब्बू सलेम स्टॉल पर बैठते और फिर रात को इन्हीं लोगों के साथ घूमते फिरते आवारागर्दी करते थे। ये काम करते करते
दाऊद के छोटे भाई अनीस इब्राहिम सोने की स्मगलिंग का काम करने लगे। वे डिलीवरी के लिए भी कभी कभी सलेम को उनके कुछ लड़कों के साथ बुला लिया करते थे। इस तरह सोने की स्मगलिंग के बारे में अबू सलेम की काफी कुछ समय समझ आ गई थी। अनीस फोन पर अबू सलेम को कुछ ना कुछ इंस्ट्रक्शन देते रहते थे। हालांकि वो सीधे दाऊद के साथ संपर्क में नहीं थे, लेकिन वो अपने आप को बड़ी चीज समझने लगे थे। इस दौरान बॉलीवुड से इनके संबंध तो नहीं बने थे, लेकिन अबू सलेम ने निर्मोही नाम से एक फिल्म बनाने की कोशिश जरूर की थी। उन्होंने इसके लिए कुछ 11 गाने रिकॉर्ड भी किए थे और खुद उसमें हीरो भी बने थे, लेकिन यह फिल्म चल नहीं पाई। आधा एक घंटे की शूट के बाद उन्होंने ये फिल्म छोड़ दी। इसके बाद उन्हें समीरा नाम की एक लड़की से प्यार हो गया। दोनों से भागकर शादी कर ली। समीरा नाबालिग थी और उसके घर वालों ने अबू सलेम पर केस कर दिया था, लेकिन समीरा के कारण सलेम केस से बच गया और दोनों साथ में रहने लगे। हुसैन जैदी के मुताबिक 1993 में फिल्म अभिनेता संजय दत्त ने अनीस को फोन किया कि उन्हें धमकियां मिल रही हैं और उन्हें अपनी सुरक्षा के लिए कुछ गन चाहिए। अनीस ने अबू सलेम को फोन करके कहा, जाके संजू को मशीन दे आ। जिंदगी में पहली दफा अबू सलेम की मुलाकात किसी फिल्म स्टार से हुई थी। बंबई धमाकों के बाद जो बयान दर्ज किए गए थे, उसमें अबू सलेम ने माना था कि वो अपने सामने किसी फिल्म स्टार को देखकर भी भौचक्के रह गए थे और उन्होंने कम से कम 3 बार संजय दत्त को गले लगाया। हालांकि बाद में संजय दत्त ने कहा था कि उन्हें ज्यादा गन नहीं चाहिए, उनमें से उनके पास सिर्फ एक ही गन काफी है। जिया ने उन्हें डॉन कहा, लेकिन उनके विरोध में कोई बड़े मामले नहीं थे। गन पहुंचाना ही उनका बड़ा अपराध था। लेकिन जब वो दुबई पहुंच गए और अनीस के तहत काम करने लगे, लोगों को फोन पर धमकियां देने लगे, तो वो लोगों को डॉन लगने लगे थे। इसके बाद अबू सलेम ने फिल्म निर्माता गुलशन कुमार की हत्या करवा दी, जिसके बाद वो कुख्यात हो गए। इसके बाद उन्हें मोनिका बेदी से प्यार हो गया और उनसे शादी कर ली। जबरन वसूली के कुछ मामले में भी उन्हें कामयाबी मिली और उन्हें कुछ पैसा मिल गया, लेकिन फिर 1989 के आसपास कुछ गड़बड़ होने के कारण असफ सलेम गैंग को छोड़कर भागे और यूरोप और अमेरिका में कुछ काम करते रहे। 9/11 के दौरान अबू सलेम अमेरिका में मौजूद थे। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो हुसैन जैदी बताते हैं कि अमेरिका में उनका एक पेट्रोल पंप है और एक छोटा सा थिएटर है। कुछ संपत्ति है जहां समीरा आज भी रहती है। नॉर्वे में मोनिका बेदी के माता पिता रहते हैं। इन वजहों से ही सलेम यूरोप में ही घूमने फिरने लगे। वो एक ऐसी जगह की तलाश में थे जहां लोग हिंदी ना जानते हो, अधिक भारतीय ना हो और जहां वो सब रह। लिस्बन उन्हें महफूज जगह लगी और वो वहां बसना चाहते थे, लेकिन अमेरिका और भारत के बीच एक सहमति बनी थी कि वो एक दूसरे को अपने यहां छिपे अपराधियों के बारे में बताएंगे। और जब अबू सलेम ने दुनिया भर के में पैसे के लेन देन करना शुरू किया तो यानी एफबीआई की नजर में आ गए। एफबीआई से मिली सूचना के आधार पर भारत ने लिस्बन में 2002 में अबू सलेम को पकड़ लिया। 1993 में मुंबई में हुए बम धमाकों के मामले की सुनवाई कर रही टाडा अदालत ने अहम फैसला सुनाते हुए अबू सलेम और 6 अभियुक्तों को दोषी करार दिया था। अबू सलेम के भारत प्रत्यारोपण के लिए भारत की तरफ से लालकृष्ण आडवाणी ने लिखित तौर पर पुर्तगाल सरकार और कोर्ट को भी यह आश्वासन दिया था कि वे 25 साल से अधिक जेल में नहीं रखेंगे और मौत की सजा बिल्कुल नहीं देंगे। जिस मामले में दोषियों को फांसी की सजा दी गई, उसी मामले में अबू सलेम को आजीवन कारावास क्यों हुआ? आपको बता दें, निकब ने बताया अबू सलेम के मामले में हम प्रत्यार्पण संधि के तहत फांसी की सजा नहीं मांग सकते हैं, इसलिए उसे उम्र कैद की सजा दी गई। सलेम के मामले में भारत और पुर्तगाल के बीच हुए समझौते और प्रत्यारोपण संधि की अहम भूमिका रही है। भारत ने 3 साल जारी रही कानूनी लड़ाई के बाद अबू सलेम और मोनिका बेदी को लिस्बन से भारत लाने में कामयाबी हासिल की थी। लिस्बन पुलिस ने सितंबर 2002 में फर्जी दस्तावेजों पर सफर करने की वजह से सलेम और मोनिका बेदी को गिरफ्तार कर लिया था, लेकिन भारत और पुर्तगाल के बीच उस वक्त कोई प्रत्यारोपण संधि नहीं थी। इस वजह से भारत को सलेम को लाने के लिए नवंबर 2005 तक का इंतजार करना पड़ा। सलेम और मोनिका को भेजने के वक्त पुर्तगाल ने यह शर्त रखी कि जिस व्यक्ति को वहां से भारत भेजा जाएगा उसे सजाए मौत या फिर 25 साल से ज्यादा
कैद की सजा नहीं सुनाई जा सकती। साल 2007 में भारत और पुर्तगाल के बीच आखिरकार प्रत्यारोपण संधि हुई। भारत की तरफ से तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और पुर्तगाल के राष्ट्रपति अनिबल कवाचो सिल्वा ने इस पर दस्तखत किए। भारत ने पुर्तगाल की शर्त स्वीकार की कि दोषी को सजाए मौत या 25 साल से ज्यादा की कैद नहीं दी जा सकती है। इसके बाद ही दोनों मुल्कों के बीच यह संधि हुई थी। अबू सलेम पुर्तगाल में गिरफ्तार होने से पहले अमेरिका से भाग निकलने में कामयाब रहा था। पुर्तगाल ने गैर कानूनी रूप से दाखिल होने की वजह से सलेम और मोनिका को 5 साल की कैद की सजा का सामना कर रहे थे। खबर पता चली तो सीबीआई हरकत में आई और वकील पुर्तगाल रवाना किया गया ताकि वहां से बताया जा सके कि भारत में उस पर संगीन मामले में आरोप तय हैं। भारत सरकार के साथ सहयोग करते हुए पुर्तगाली न्यायालय सलेम को सौंपने पर राजी हो गया, लेकिन कहा कि क्योंकि उसे सजा पूरी करनी है, ऐसे में उसे फांसी की सजा नहीं दी जा सकती है। यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन इंस्पिरेशन ऑफ टेररिज्म 2000 के तहत और पुर्तगालियों के साथ समझौते के तहत सलेम और मोनिका भारत आए थे और इसी समझौते ने सलेम को फांसी से बचा लिया था। वर्तमान में वो नवी मुंबई की तलोजा जेल में बंद है। भारत सरकार द्वारा पुर्तगाल को दी गई अपनी प्रतिबद्धता का सम्मान करने और गैंगस्टर अब्बू सलेम को उसकी 25 साल की सजा पूरी होने पर रिहा करने के लिए बाध्य है। उन्हें 2030 तक रिहा किया जा सकता है। मिलते हैं हम अगली स्टोरी के साथ। आपने अगर अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, और कोई स्टोरी हमारी अच्छी लगी है तो अपने हित मित्र शुभचिंतकों में इसे शेयर कर दीजिए। अपना ध्यान रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। साधुवाद।